वेलकम बैक गाइस टू दिस सेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग। तो हमने पुराने सेशंस में ऑलरेडी वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन और रोलिंग देख लिया था। अभी ट्यूब ड्राइंग हमारा बचा है, तो आज हम फोर्जिंग पहले देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्जिंग क्या होता है। सो माय डियर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर प्रोसेस नोन एज फोर्जिंग। एंड माय डियर, फोर्जिंग को अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आपने मूवी देखी होगी शोले, उसमें वो बोलते हैं कि एक डायलॉग है ना, एक कि लोहा गर्म है मार दो थोड़ा। यस, वो फोर्जिंग की बात कर रहे हैं। सो माय डियर, कहने का मतलब है कि फोर्जिंग ऑलरेडी जैसे आपने पढ़ा, रोलिंग अगर कुछ नहीं कहा जाए तो हॉट होती है, एक्सट्रूजन कुछ नहीं कहा जाए तो हॉट होता है, फोर्जिंग में कुछ नहीं कहा जाए तो हॉट वर्किंग ऑपरेशन ही होता है। फोर्जिंग में हम क्या करते हैं माय डियर, हमारे पास जैसे लोहे की बात की, मतलब मेटल रहेगा हीटेड स्टेट में। हीटेड स्टेट में मेटल पे कंप्रेसिव फोर्सेस लगा करके मनचाही शेप और साइज दे देना इज नोन एज फोर्जिंग। आपके माइंड में आ रहा होगा सर फिर इसमें एक्सट्रूजन और फोर्जिंग में डिफरेंस क्या है? एक्सट्रूजन में भी तो 3D कंप्रेसिव फोर्सेस लगते थे ना। बट माय डियर, एक्सट्रूजन में एक लिमिटेशन थी कि आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट ही बना सकते थे, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट्स आप नहीं बना सकते थे। ओनली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रोडक्ट्स कैन बी मेड यूजिंग दैट प्रोसेस। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बनाना फिजिबल नहीं था माय डियर। पर फोर्जिंग में आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बात कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट ही बनेंगे। एग्जांपल इज कनेक्टिंग रोड। माय डियर, इसके अलावा जैसे कनेक्टिंग रोड की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिंग रोड में तो और भी आप जानते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि दैट इज अ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब लेंथ बहुत बड़ी, क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा, और वेरी वेरिएबल थ्रू आउट वेरी करता है क्रॉस सेक्शन उसका, क्योंकि वो कुछ अलग फॉर्मेट में होती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम देखने में वाले कि किन किन स्टेप्स में फोर्जिंग से कनेक्टिंग रोड बनती है। कनेक्टिंग रोड इज द वंडरफुल एप्लीकेशन ऑफ फोर्जिंग माय डियर। तो अगर जैसे जनरली आपसे बोला जाए कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इंड्यूस किससे होती है, या तो मेटल फॉर्मिंग इन जनरल आप बोल सकते हो, या अगर स्पेसिफिकली जाना तो फोर्जिंग इज दैट ऑपरेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर दैट। क्योंकि आप किसी एक डायरेक्शन में स्पेसिफिकली मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हो तो उस डायरेक्शन की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज अच्छी हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में वो चला जाएगा। सो माय डियर, दैट इज व्हाई फोर्जिंग इज यूज्ड। तो अगर हम फोर्जिंग की बात कर रहे हैं माय डियर, तो फोर्जिंग में हम कंप्रेसिव फोर्सेस लगा करके मनचाहे क्रॉस सेक्शन, मनचाहे मतलब जो भी शेप साइज हम दे रहे हैं उसमें ऑब्वियसली फोर्जिंग भी हॉट वर्किंग ऑपरेशन ही होता है। और अगर हम फोर्जिंग की क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे मैं अभी आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात बता रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा आपने पढ़ा है कि स्ट्रेस डायग्राम जो बनता है वो ऐसे बनता है। तो अगर मैं माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूं, तो जो आप किसी मेटल पे वर्क करते करते उसको इस रीजन के अंदर ले गए, तो आपको पता है ना इस रीजन में मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, दिस इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। तो अगर मान लो आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स में डिफॉर्मेशन होने के साथ जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा और वो इस रीजन में पहुंच गया, तो ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्सेस लगाई है उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो गई। एंड माय डियर, अच्छी होने का मतलब है स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ गई। और जब स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ गई, जब ऐसी प्रॉपर्टीज का इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इसी को तो बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होता है। और ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया, वैसे भी फोर्जिंग इज फेमस फॉर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और ऐसा होने से आइसोट्रोपिक मटेरियल आइसोट्रोपिक की तरफ जाता है, ये भी बात है। अगर हम फोर्जिंग की बात करें तो माय डियर, नो डाउट जो स्ट्रेसेस आने वाली है वो कंप्रेसिव आएगी, दैट इज फॉर श्योर। जो स्ट्रेसेस आएंगे वो कंप्रेसिव आएगी, दैट इज फॉर श्योर। एंड माय डियर, जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है ना, वो ज्यादा होंगी SYT से, कम होगी SUT से। They are going to be more than SYT and less than SUT. So my dear, yield strength से ज्यादा और अल्टीमेट से कम, ये है फोर्जिंग की बात। अब my dear, अगर हम फोर्जिंग की क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोर्जिंग की कई सारी टाइप होती है और सारी टाइप्स हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो फोर्जिंग की अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे पहली टाइप की जो फोर्जिंग होती है उसको स्मिथी बोलते हैं। आपने कई बार लैब्स भी देखी होंगी अपने कॉलेज की, तो लैब में भी स्मिथी लिखा रहता है। या तो स्मिथी बोलते हैं, या स्मिथ फोर्जिंग बोलते हैं, या फिर मैनुअल फोर्जिंग बोलते हैं। मैनुअल फोर्जिंग। So my dear, this is the very first type of forging operation. Smithy, Smith forging or manual forging. My dear, the second type of forging operation is open die forging. It is open die forging. देखेंगे हम कौन सी क्या होती है। Then it is going to be semi-closed die forging. Semi-closed die forging. Then might be the next one is closed die forging. And the last one is, my dear, impression die forging. Impression
डाई फोर्जिंग। अब हम एक एक करके माय डियर इन सारे फोर्जिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मिथ फोर्जिंग एंड मैनुअल फोर्जिंग ऑपरेशन। माय डियर इसमें कुछ नहीं, एक एनविल होती है हमारे पास, वी आर हैविंग एनविल, एक एनविल होती है इस तरीके से, और जिस भी मटेरियल की कुटाई करनी हो, मतलब फोर्जिंग करनी हो, उस मटेरियल को हीट करके इसके ऊपर रख के हैमरिंग कर देते हैं। जिस तरीके से शेप और साइज को चेंज करना है उसी के हिसाब से हैमरिंग करते रहते हैं। एंड माय डियर जहां ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा, जहां कम जरूरत है वहां कम, इस तरीके से हैमरिंग करके प्रोडक्ट को फाइनल शेप में ले आते हैं। दैट इज नोन एज स्मिथ फोर्जिंग और मैनुअल फोर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है माय डियर, रफ प्रोडक्ट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली बात है अगर हमें कुछ बहुत फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए सही नहीं होगा, और ये बहुत ही रफ ऑपरेशन होता है। सेकंड इज बेसिकली ओपन डाई ऑपरेशन, सॉरी ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन। अगर हम ओपन डाई की बात करें तो ओपन डाई में बेसिकली होता ये है कि जैसे मेरे पास मान लो एक ये डाई है और ये मेरे पास एक बिलेट है जिसके ऊपर वर्किंग आपको करनी है, और ये मेरे पास एक दूसरी डाई है। तो दिस इज अपर डाई, दिस इज लोअर डाई। तो माय डियर करते क्या है, हम हैमरिंग कर देते हैं, वी डू हैमरिंग। बट यहां पर जब हैमरिंग होती है माय डियर तो देखो इन दोनों साइड्स पे जो है ना वो मामला ओपन है, खुला है। इन दोनों साइड्स में अपर डाई लोअर डाई जब कांटेक्ट में है तो माय डियर ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन में हमारे कंट्रोल बेटर रहते हैं, और ये जो लेटरल डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हमारे कोई कंट्रोल नहीं रहते। मतलब कहीं से मटेरियल ज्यादा फैल सकता है, कहीं से कम फैल सकता है, और अगर ऐसा हुआ कहीं से ज्यादा कहीं से कम तो माय डियर जो शेप्स है वो बिगड़ जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बात है लेटरल पैरामीटर्स, लेटरल डायरेक्शन के पैरामीटर्स पे हमारा पुअर कंट्रोल होने के कारण ये बहुत ज्यादा प्रेफरेबल मैं नहीं बोलूंगा है। बट यहाँ पर ओपन डाई फोर्जिंग में हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें इस बिलेट को पकड़ के हम मूव भी कर सकते हैं। तो ये होता है कि लोअर डाई फिक्स होती है, अपर डाई इससे ऊपर से आती रहती है, और जब ऊपर से आती है तो उस बीच हम बिलेट की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। बट माय डियर फिर भी लेटरल डायरेक्शन की जो पैरामीटर है उस पे कंट्रोल पुअर होता है, क्योंकि वो दोनों साइड से ओपन है, कहीं से ज्यादा कहीं से कम फैल गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी मच प्रिसाइज, बहुत ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे। तो ऐसे केस के अंदर ओपन डाई फोर्जिंग को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि लेटरल जो डायरेक्शंस है उनमें प्रोसेस पैरामीटर जो है उन पे कंट्रोल बहुत ही वीक होता है। इसीलिए इसके आगे अगर हम बढ़े सेमी क्लोज डाई ऑपरेशन, तो सेमी क्लोज डाई में मान लो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, इस तरीके का, तो हम क्या करते हैं इस तरीके की एक डाई बना दी, दिस इज अ डाई। अब क्या किया, इसके अंदर बिलेट रखा, बिलेट। अब इस बिलेट पे हैमरिंग करी, जब हैमरिंग करोगे तो शुरू में ये बिलेट जो है ऐसे नीचे वाला पार्ट तो इस तरह की शेप ले लेगा, ऊपर वाला स्टील ऐसे रहेगा। फिर इसको उल्टा करके फिर से जब हैमरिंग करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट भी ऐसी शेप में आ जाएगा, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह की फोर्जिंग ऑपरेशन को सेमी डाई फोर्जिंग ऑपरेशन बोलते हैं। एंड माय डियर डेफिनेटली ओपन डाई से तो अच्छा ही होगा ये। अगर हम क्लोज डाई ऑपरेशन की बात करें, क्लोज डाई फोर्जिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे बिलेट्स को हर साइड से क्लोज कर देते हैं। यहां डाई, यहां डाई, यहां डाई और यहां डाई, चारों साइड से डाइज है। अब आइडियल यहां पर हमने बिलेट भरा होता है और बिलेट पे हैमरिंग करके हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को शेप और साइज देते हैं। दिखने में बहुत अच्छा लगा होगा सर, इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी जब कवर हो गई तो अब लेटरल डायरेक्शन में भी प्रोसेस पैरामीटर पे अच्छा कंट्रोल हो गया। आइडियली ये सारी बातें सही हैं, बट एक और इशू क्रिएट हो गया कि भाई अब देखो यहाँ पे जो आप मटेरियल रखोगे, अगर कल को मटेरियल एक्स्ट्रा हुआ तो बाहर जाने की जगह नहीं, कल को मटेरियल कम हुआ तो जो प्रोडक्ट आपका ऐसे बन रहा है शायद वो ऐसे ही बन के रह जाए और इतनी जगह आपकी खाली ही रह जाए, अगर मटेरियल जितना चाहिए उससे कम दिया तो आपने। तो माय डियर ऐसे केस में प्रोडक्ट डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर एक और दिक्कत आ गई कि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल required to get final product. Exact calculation of material required to get final product, इसकी जरूरत पड़ेगी। And my dear, exactly calculate करना is very very difficult task. भाई approximate is okay, exactly calculate करना is very very difficult task. So my dear, इसीलिए closed die forging में छोटी सी प्रॉब्लम आई, और जब क्लोज डाई फोर्जिंग में छोटी सी प्रॉब्लम आई तो इसको दूर करने के लिए नेक्स्ट इज इंप्रेशन डाई फोर्जिंग जो हम देखने जा रहे हैं, और इस इंप्रेशन डाई फोर्जिंग के साथ सारे क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएंगे। तो आज हम फोर्जिंग के क्लासिफिकेशन सारे देख रहे हैं, एनालिसिस हम कल वाले सेशन में देखेंगे।
तो आज इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमने रोलिंग वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन पढ़ा उसके, एंड देन दोस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सी ऑन द पीपीटीज। तो ये क्वेश्चंस के लिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा शायद। और इसके बाद माय डियर, अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, तो पूछते रहिए। और बहुत जल्दी विद इन बल्क मेटल फॉर्मिंग के बाद बहुत जल्दी, जैसा मैंने आपसे बोला था, बल्क मेटल फॉर्मिंग कंप्लीट होते ही कास्टिंग और बल्क मेटल फॉर्मिंग का साथ में टेस्ट रखवा देंगे, एंड टेस्ट विल बी ऑन सम प्लेटफॉर्म। और बहुत जल्दी एक या दो दिन में आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट प्लेटफॉर्म जिस पे आप टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद जो अब टॉपिक की बात है, कुछ लोग बोल रहे थे प्रोडक्शन ही कंटिन्यू करिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर नया सब्जेक्ट करिए, तो देखते हैं जो भी होगा आपको बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। पर प्रोडक्शन से चेंज होने का लॉजिक सिर्फ इतना ही था कि ऑलरेडी प्रोडक्शन जनरली कहीं भी पढ़ाया जाता है, तो एक साथ पूरा नहीं पढ़ाया जाता, पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। तो ऑलरेडी अब ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद बहुत दिनों से आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो आई थॉट कि अगर आप बोर हो गए तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपके लिए भी। और फिर थोड़ा सा कोई टॉपिक पढ़ के, जैसे कोई छोटा टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसा ऐसा कुछ पढ़ के हम फिर से लौटाएंगे प्रोडक्शन पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे आकर रुक ही रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो उसकी आप चिंता नहीं करिए, बट लेट अस सी, देखते हैं, हो सकता है इसी को कंटिन्यू कर ले, क्योंकि अभी तो शीट मेटल ऑपरेशन भी बचा हुआ है, पाउडर मेटल लर्जी भी है, अभी तो कम से कम 10 दिन तो नहीं, 6-7 दिन तो लगने ही है एटलीस्ट, ठीक है। चलिए माय डियर, तो देखते हैं इंप्रेशन टाइप फोर्जिंग का, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, तो देखते हैं इंप्रेशन टाइप फोर्जिंग क्या है। मैं फिर बता देता हूँ, ये मैनुअल फोर्जिंग ऑपरेशन है। तो मैनुअल है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ नहीं करते, बस एनविल और हैमरिंग। दूसरा, ओपन टाइप फोर्जिंग के अंदर लेटरल डायरेक्शन में प्रोसेस पैरामीटर्स की प्रॉब्लम है। सेमी क्लोज की अगर हम बात करते हैं, या फिर ये जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस तरीके से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज क्लोज टाइप फोर्जिंग। क्लोज टाइप में वैसे तो सब ठीक है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जैक्ट कैलकुलेट करना कि कितना मटेरियल चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कि अपने आप में बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो माय डियर, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग इंप्रेशन टाइप फोर्जिंग, विद दैट वन क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी ओवर। चलिए देखते हैं आगे। चलिए माय डियर, हम देखने जा रहे हैं इंप्रेशन टाइप फोर्जिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। इंप्रेशन टाइप फोर्जिंग के अंदर हम बात करते हैं तो इस तरीके की डाइज होती है, लाइक दिस। ये अपर डाई है, और ये जो हम बना रहे ये लोअर डाई, दिस इज अपर डाई, दिस इज लोअर डाई। सो माय डियर, इसको कहा जाता है कैविटी, दिस इज नोन एज कैविटी। इसको कहा जाता है गटर। ऑब्वियसली दोनों जगह दिया है गटर। तो माय डियर, अब जरा समझने की कोशिश करना क्या होता है। जनरली यहाँ पर लोगों को फ्लैश और गटर क्या होता है उसमें भी क्लैरिटी नहीं होती। अब देखो, जो भी आपका बिलेट ऑफ मटेरियल होगा, आप उसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और ऊपर से जब ये हैमरिंग होगी अपर डाई लोअर डाई में आएगी, तो ऑब्वियस बात है इस बार ये जो मटेरियल है, नो एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से अपना मटेरियल रख दें। और जब आपने मटेरियल रखा, तो माय डियर, जैसे ही यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफॉर्म होते होते इस कैविटी की फॉर्म लेने लगेगी। और जब कैविटी की फॉर्म में आ जाएगी, कैविटी की शेप में आ जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा माय डियर, दैट एक्स्ट्रा मटेरियल विल फ्लो हियर। एक्स्ट्रा मटेरियल ऐसे जाने लगेगा। अब जब एक्स्ट्रा मटेरियल माय डियर यहाँ जाएगा, जब एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे जाएगा, तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल जा रहा है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर थोड़ा सा मटेरियल हमने एक्स्ट्रा दिया भी, तो दैट एक्स्ट्रा मटेरियल विल गो इनटू गटर। गटर है ही फालतू चीजों के लिए, तो जो फालतू बची हुई बिलेट का मटेरियल होगा, दैट विल गो इनटू गटर। अब कुछ लोगों के माइंड में यहाँ पे डाउट आता है कि भाई सर, जैसे ये कैविटी थी, तो इस कैविटी, जैसे कैविटी इस तरीके से बनाई गई, दिस इज द कैविटी ऐसे, तो इसके साथ ही सीधा क्यों नहीं ऐसे बना दिया गया जो गटर बनाया गया? गटर को इसके साथ भी तो ऐसे बनाया जा सकता था। Why gutter is not made like this? क्योंकि माय डियर, अगर गटर ऐसे होता, तो जब आप यहाँ फोर्स लगाते, तो मटेरियल बिना डिफॉर्म हुए, बिना कैविटी की शेप लिए भी यहाँ पे सीधा गटर के अंदर एंट्री कर सकता था। पर क्योंकि आपने ये जो रखा है, ऑब्वियस सी बात है, अब जो मटेरियल यहाँ से जाएगा, इसको इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन सहन करते हुए जाना है। और जब इनके बीच का फ्रिक्शन सहन करते हुए जाना है माय डियर, तो जब तक ये कैविटी को पूरा नहीं भर देगा, वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये बेसिकली दिया गया है
रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल, क्योंकि बिना कैविटी के भरे वो मटेरियल वहां नहीं जाए, क्योंकि अगर उसको यहाँ बचता हुआ लगेगा कि यहाँ फोर्स से बच सकता हूँ तो मटेरियल सीधा ही एंट्री कर जाएगा बिना कैविटी को पूरा भरे। तो माय डियर इसीलिए वॉल फ्रिक्शन हमने इसलिए प्रोवाइड किया है, वॉल जो हमने थोड़ी सी रखी है, हिंड्रेंस जो हमने दिया वो इसलिए दिया है ताकि बिना कैविटी को भरे मटेरियल गटर के अंदर नहीं चला जाए माय डियर। और अगर ऐसा है माय डियर तो ये जो अब मटेरियल यहाँ से जाता है वो ऐसे नहीं निकलता है, रिबन्स की फॉर्म में निकलता है, क्योंकि उसके जाने के लिए कोई फ्री रास्ता नहीं दे दिया हमने, वहां भी फ्रिक्शन है, वहां भी मारपीट आई है, वहां भी मारपीट आई है, तो बिना कैविटी भरे मटेरियल बाहर नहीं जाएगा। तो रिबन्स की फॉर्म में अब जो मटेरियल बाहर जाता है उसको फ्लैश कहते हैं, दैट मटेरियल इज नोन एज फ्लैश। तो माय डियर जो रिबन्स की फॉर्म में मटेरियल निकलता है उसको हम फ्लैश बोलते हैं। तो माय डियर कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर क्लोज्ड डाई फोर्जिंग को हम प्रोविजन दे दें किस का, गटर और ये फ्लैश का, मींस व्हेन फ्लैश एंड गटर एज अ प्रोविजन इज गिवन टू द क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, इट बिकम्स इंप्रेशन डाई फोर्जिंग। सो माय डियर वंडरफुल प्रोसेस, मोस्ट एक्यूरेट वन among all forging processes, so wonderful one। तो इसको बोलते हैं इंप्रेशन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन। आप देख सकते हो ओपननेस से क्लोजनेस की तरफ हम आगे बढ़े हैं, ये बिल्कुल क्लोज्ड डाई जैसा ही है, बस क्लोज्ड डाई के साथ हमने दो चीज एक्स्ट्रा दी है, एक गटर और एक फ्लैश। So my dear, this is known as impression die forging process। चलिए अब एक और क्लासिफिकेशन फोर्जिंग का होता है जो हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं उसके बेस पर फोर्जिंग कितने टाइप की होती है। तो ये हम देखने के बाद फिर इसके बाद का सेशन जो है क्वेश्चंस का वो पीपीटी से देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। So my dear, based on the application of forces applied, forging is classified into 3 categories। सबसे पहला जो फोर्जिंग ऑपरेशन है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप और ड्राफ्ट फोर्जिंग। ड्रॉप और ड्राफ्ट फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फोर्जिंग के लिए एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को डिराइव करते हैं ग्रेविटी से। मतलब हम पंच का फ्री फॉल कराते हैं, जब पंच का फ्री फॉल कराएंगे तो एनर्जी जो आएगी वो ग्रेविटी की हेल्प से आएगी जो फोर्जिंग के लिए चाहिए। तो ऐसे फोर्जिंग ऑपरेशंस को हम ड्रॉप और ड्राफ्ट फोर्जिंग कहते हैं। एंड माय डियर ड्रॉप और ड्राफ्ट फोर्जिंग में यूनिफॉर्मिटी कई बार कम ज्यादा हो सकती है, अदरवाइज दिस इज द ऑपरेशन व्हिच यूजेस द ग्रेविटेशनल एनर्जी, मतलब एक तरह से उसी को यूज करता है कहीं ना कहीं। सेकंड इज माय डियर अगर हम बात करते हैं दैट इज बेसिकली प्रेस फोर्जिंग। अगर माय डियर हम रैम के प्रेशर को या हाइड्रोलिक प्रेसेस को यूज करते हैं तो ऐसे प्रोसेसेस को प्रेस फोर्जिंग कहा जाता है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी यूनिफॉर्म हैमरिंग होने के चांस रहते हैं, तो यूनिफॉर्म हैमरिंग इज ऑब्वियसली अच्छी होती है प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशन। एंड माय डियर थर्ड इज बेसिकली नोन एज अपसेटिंग। अगर हम अपसेट, जैसे कि नाम बता रहा है अप को सेट करने का तरीका, तो माय डियर ये जनरली बोल्ट हेड और रिवेट हेड को सेट करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपसे कहा इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक रोड होती है, इस रोड को हम ओवरहैंगिंग पोजीशन में ले आते हैं। कैसे, यहां से भी डाई लगा देते हैं, यहां से डाई लगा दिया आपने और यहां से डाई लगा दी, अब यहां भी डाई लग गई, यहां भी डाई लग गई। अब माय डियर ऊपर से कर देते हैं हैमरिंग, ऊपर से हैमर आ रहा है, जब ऊपर से हैमर आ रहा है तो माय डियर इसका जो टॉप है वो सेट हो जाता है इस तरीके से और बोल्ट हेड और रिवेट हेड की शेप ले लेता है। तो बोल्ट हेड और रिवेट हेड बनाने के लिए बोल्ट हेड एंड रिवेट हेड, तो बोल्ट हेड और रिवेट हेड बनाने के लिए माय डियर हम यूज करते हैं अपसेटिंग प्रोसेस को। एंड माय डियर दिस इज सेकंड क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम फोर्जिंग के एनालिसिस माय डियर कल देखेंगे, फिर फोर्जिंग के डिफेक्ट्स भी देखेंगे। डिफेक्ट्स तो मैं सोच रहा हूं सारे आपको एक साथ ही पढ़ा दूं, जैसे कास्टिंग के देखे थे, वेल्डिंग के, ऐसे मेटल फॉर्मिंग के डिफेक्ट्स हो भी सकता है फिजिबल हम ऐसा करें, तो चलिए देखेंगे उस चीज को। तो इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं पीपीटी से, तो इसके बाद आप उसको रेफर करें। माय डियर चलिए इसके बाद की चीजें हम देखेंगे कल के सेशन में। और अब क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने कम किए इस चैप्टर में, तो हो सकता है कल के सेशन में भी ऐसे थोड़ा सा पढ़ाऊं और थोड़े से क्वेश्चंस करें। और बल्क मेटल फॉर्मिंग जैसे ही कंप्लीट होता है, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स शीट मेटल ऑपरेशन। दे आर मोर इंपॉर्टेंट, मच इजियर देन बल्क मेटल फॉर्मिंग। एंड माय डियर ज्यादा आते हैं पेपर में, आसान भी है, ज्यादा भी आते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। बल्क मेटल फॉर्मिंग कम आते हैं एज कंपेयर टू शीट मेटल ऑपरेशंस। एंड माय डियर नो डाउट थोड़े से डिफिकल्ट भी लगते हैं अगर लेंथी क्वेश्चन हो जाए तो, और इंटरेस्टिंग भी शीट मेटल ऑपरेशन से तो कम ही है। तो चलिए माय डियर देखते हैं, बढ़ते हैं आगे।